नमस्कार। सौरभ द्विवेदी नाम है हमारा और आप देखना शुरू कर चुके हैं लल्लन टॉप शो। भारत विशाल देश है, किसी न किसी कोने में चुनाव होता ही रहता है और किसी न किसी कोने में रेड भी पड़ती रहती है। लेकिन जब चुनाव और रेड के समय के साथ साथ स्थान में संयोग पाए जाने लगे तो राजनीति की गुंजाइश पैदा होती है। इस कथन को पलट देंगे तब भी मतलब वही रहेगा। राजनीति की गुंजाइश तलाशने के क्रम में चुनाव और रेड के स्थान समय में संयोग होने लगता है। कानपुर के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के यहां पड़े छापे ने रिकॉर्ड कैश और सोना ही नहीं उगला, चुनाव से पहले यूपी की राजनीति को एक टॉकिंग पॉइंट भी दिया। किसी को अब इत्र से भ्रष्टाचार की महक आ रही है तो कोई पूछ रहा है नोटबंदी से काला धन खत्म करने के वादे का क्या हुआ। और मजेदार बात यह कि यूपी चुनाव में अहम माने जाने वाली दोनों बड़ी पार्टियां भाजपा और सपा पीयूष जैन को एक दूसरे के ऊपर ठेलने में लगी हैं। इसलिए हमने तय किया कि आज द क्यूरियस केस ऑफ पीयूष जैन पर बात की जाए। कौन है, कौन सा इत्र बेचते हैं कि इतना सारा कैश जमा हो गया, और जब इतना रोकड़ा था तब पुराने स्कूटर से क्यों चलते थे, और सबसे बड़ा सवाल कि क्या पीयूष जैन का कोई संबंध समाजवादी पार्टी या भारतीय जनता पार्टी से है। पर पहले शो में गौर करिए कुछ सुर्खियों पर। कोरोना की तीसरी लहर के खतरे के बीच यूपी समेत 5 राज्यों की विधानसभा चुनाव टलने के आसार नजर नहीं आ रहे हैं। सूबे की राजधानी लखनऊ में चुनाव आयोग ने राज्य में विधानसभा चुनाव को लेकर आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त सुशील चंद्रा ने बताया कि राज्य में आगामी विधानसभा चुनाव कराने में कोई देरी नहीं होगी। सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों ने आयोग से मुलाकात में कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए समय पर चुनाव की मांग की। आयोग की तरफ से यह भी साफ किया गया कि आखिरी मतदाता सूची 5 जनवरी को आएगी, मतलब 5 जनवरी के बाद ही चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। चुनाव से पहले रैलियों में बढ़ने वाली भीड़ और कोरोना प्रोटोकॉल का पालन न होना चिंता का विषय है। इस मुद्दे पर नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल से सवाल पूछा गया तो उन्होंने गेंद चुनाव आयोग के पाले में डाल दी। डॉक्टर पॉल ने कहा कि चुनाव आयोग के अधिकार क्षेत्र में है और इस मुद्दे को उठाने के लिए सही मंच नहीं है, लेकिन किसी को तो जिम्मेदारी लेनी होगी क्योंकि कोरोना का वायरस क्षेत्र देखकर नहीं आता। दूसरी सुर्खी नागालैंड से है। विरोध के बावजूद नागालैंड को अशांत क्षेत्र घोषित करने वाला कानून, जिसको लेकर विवाद भी है, आफ्स्पा यानी आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर एक्ट, इसे केंद्र सरकार ने 6 महीने के लिए बढ़ाने का फैसला लिया है। ये कानून सुरक्षा बलों को स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए व्यापक अधिकार देता है। मसलन कानून की धारा 4 के मुताबिक संदेह होने पर सुरक्षा बल किसी भी जगह पर तलाशी ले सकते हैं और खतरा होने पर इमारत को नष्ट भी कर सकते हैं। आफ्स्पा की मियाद ऐसे समय में बढ़ाई जा रही है जब 4 दिसंबर को नागालैंड के मौन जिले में गलती से हुई आम नागरिकों की मौत के मामले में एसआईटी जांच चल रही है। नागरिकों की मौत के बाद नागालैंड की राजधानी कोहिमा समेत कई जिलों में प्रदर्शन हुए जिसमें आफ्स्पा को बैन करने की मांग की गई थी। तीसरी सुर्खी छत्तीसगढ़ से। महात्मा गांधी के खिलाफ अपशब्द और मुस्लिमों के खिलाफ विद्वेष की बातें करने वाले कालीचरण महाराज नाम के संत को आज सुबह छत्तीसगढ़ पुलिस ने मध्य प्रदेश के खजुराहो से गिरफ्तार किया। 26 दिसंबर को कालीचरण ने छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में हुई कथित धर्म संसद में महात्मा गांधी के खिलाफ और मुस्लिमों के खिलाफ गलत बयानबाजी की थी। सोशल मीडिया पर वीडियो वायरल होने के बाद अगले दिन रायपुर में कालीचरण के खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई, जिसके 4 दिन बाद आज एमपी से उनकी गिरफ्तारी हुई। इनकी गिरफ्तारी पर एमपी और छत्तीसगढ़ की सरकारें भी आमने सामने आ गईं। मध्य प्रदेश के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्र ने कहा, हमें सूचना दिए बगैर छत्तीसगढ़ पुलिस ने कार्रवाई की जो कि संघीय ढांचे के खिलाफ है। जवाब में छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा, किसी भी नियम का कोई उल्लंघन नहीं हुआ। साथ ही बघेल ने नरोत्तम से सवाल भी पूछा कि वो कालीचरण की गिरफ्तारी पर खुश हैं या नहीं। रायपुर के अलावा महाराष्ट्र या कोला में भी कालीचरण के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो चुका है। ये थी सुर्खियां। अब चलते हैं दिन की बड़ी खबर की तरफ। यूपी की राजनीति में इन दिनों इत्र की खुशबू पसरी हुई है। कन्नौज का इत्र अतर, जिसे देखो वही इसकी बातें करता है। सुनिए प्रधानमंत्री मोदी को। कि बीते दिनों जो बक्से भर भर के भर भर के नोट मिली है, नोट, उसके बाद भी ये लोग यही कहेंगे कि ये भी हमने ही किया है। साथियों, आप कानपुर वाले तो बिजनेस को, व्यापार कारोबार को अच्छे से समझते हैं।
2017 से पहले भ्रष्टाचार का जो इत्र उन्होंने पूरे यूपी में छिड़क रखा था, वो फिर सबके सामने आ गया है। लेकिन अब वो मुंह पे ताला लगा के बैठे हैं, क्रेडिट लेने के लिए आगे नहीं आ रहे हैं। नोटों का जो पहाड़ जो पूरे देश ने देखा, वही उनकी उपलब्धि है, यही उनकी सच्चाई है। पीएम मोदी के सबसे विश्वास पात्र सहयोगी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह भी उनका हाथ प्रचार में बटा रहे हैं। इत्र की खुशबू उनके भाषण से भी आती है। कुछ दिन पहले इनकम टैक्स विभाग ने रेड लगाई। भाई अखिलेश को पेट के अंदर बहुत मचलन हो गई। क्यों रेड लगा रहे हो? ये राजनीतिक फैसले है, ये राजनीतिक द्वेष के कारण रेड लगी है। और आज उनको जवाब देते नहीं बनता है। ये समाजवादी अत्तर बनाने वाले के वहां से 250 करोड़ रुपया कैश मिली है। 250 करोड़ रुपया। भाई किसी ने 250 करोड़ रुपया एक साथ जीवन में देखा है क्या? देखा है? देखा है? मुझे बताओ 250 करोड़ किसका है? किसका है? ये यूपी की गरीब जनता का लूटा हुआ 250 करोड़ ये अत्तर वाले के घर से निकला है मित्रों, अत्तर वाले के घर से। अखिलेश जी, आप हमें डराने का प्रयास न करो। मोदी जी ने सत्ता पर आने के पहले कहा था कि भारतीय जनता पार्टी इस देश के अंदर से भ्रष्टाचार को नाबूद करेगी, काला धन को समाप्त कर देगी। और मित्रों, आज जब रेडें हो रही हैं तो उनको पेट में मचलन आ रही है। मगर मैं कहने आया हूं मित्रों, मोदी जी की सरकार गरीब के विकास के लिए कटिबद्ध है। इसमें भ्रष्टाचारियों की कोई जगह नहीं। चूंकि दोनों बार इशारा समाजवादी पार्टी की तरफ था, इसलिए जरूरी है कि हम आपको सपा के अध्यक्ष अखिलेश यादव का बयान भी सुनाएं। खुशबू उन्हें भी आ रही है, लेकिन पीएम और गृह मंत्री के उलट। अभी आपने अखबार में और मोबाइल में और टीवी पे देखा होगा कि एक दीवार से रुपया ही रुपया निकल रहा है। एक घर से, एक घर में रुपया ही रुपया निकल रहा है। न जाने कितनी गड्डियां निकली हैं, कई मशीन लगानी पड़ी रुपए गिनने के लिए, और बैंकों से रुपया गिनने वाली मशीनें मंगाई गईं। रुपया गिनने वाली मशीनें मंगाई गई वहां पर। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन हो गए, अभी भी पैसा गिना जा रहा है। और पूरे उत्तर प्रदेश की पहली ये खोज होगी जहां इतने रुपए इकट्ठे मिले हैं। बताओ सरकार किसकी है? और ये रेलवे किसका है? हवाई जहाज किसका है? सड़क किसकी है? सब कुछ इनका। बैंक इनकी। और ये कह रहे हैं कि रुपया हमारा है। ये कह रहे हैं रुपया हमारा है। ये रुपया समाजवादियों का नहीं है, ये रुपया भाजपाइयों का है। और भाजपाई ये कहें कि रुपया उनका नहीं है तो उनके फोन कॉल का डिटेल निकाल लो, और फोन कॉल का डिटेल निकलेगा तो अपने आप पता लग जाएगा कि रुपया किसका है। बताओ नोटबंदी फेल हो गई कि नहीं हो गई? और अगर नोटबंदी तुम्हारी कामयाब थी तो बताओ बीजेपी वाले के घर में इतना रुपया कैसे निकल रहा है? एक जनाब और हैं असदुद्दीन ओवैसी। आईटी हब हैदराबाद से आकर यूपी के मैदान की धूल झांक रहे हैं, फांक रहे हैं। शिकायत ये कि इत्र की खुशबू आ क्यों रही है,
नोटबंदी का क्या हुआ। प्रधानमंत्री से पूछना चाहिए कि नोटबंदी के बाद भी इतना पैसा कैसा आया वहां पर। डिमोनेटाइजेशन के नाकाम हो गया प्रधानमंत्री जी। 500 गई, 2000 गई, क्या क्या बोले थे। अब ये भाई यहाँ तो माशाल्लाह खजाना निकल रहा है 180 करोड़ रुपए, जिसमें 2000 की नोटें भी हैं। यूपी प्रदेश में ठोक दो के बावजूद भी इतना पैसा निकल रहा है। डिमोनेटाइजेशन शुरू दिन से हम कहते नाकाम साबित है, नाकाम साबित हो गया। इतना इतना नोट आया वहां पर। और ये पता चलाना चाहिए कि आखिर ये इतना पैसा है किसका, सरकार बता दे। इसकी खुशबू तो पूरे भारत में फैल रही है। ये 4 बयान इस बात को स्थापित करते हैं कि इत्र के कारोबारी पीयूष जैन के बारे में बात करना तो बनता है। और ये बात शुरू होती है इत्र के कारोबार के लिए मशहूर यूपी के कन्नौज से। कन्नौज में अतर का कारोबार होता है। आप जानते हैं ये बदन पर लगाएं तो खुशबू आती है, पर इस्तेमाल और भी है। एक बड़ा इस्तेमाल है गुटखा या पान मसाला। गुटके में अतर पड़ता है, इसे कहते हैं एसेंस। गुटके में हल्की हल्की खुशबू आती रहे, स्वाद बढ़ता रहे। कन्नौज के ज़्यादातर बड़े इत्र कारोबारी इत्र के रिटेल बिजनेस की जगह गुटखा उद्योग को, पान मसाला उद्योग को इत्र सप्लाई करते हैं। जितने बड़े ब्रांड हैं उनमें पड़ने वाले एसेंस का बड़ा हिस्सा कन्नौज के कारोबारियों के मार्फत आता है। गुटखा पान मसाला भले छोटे पैकेट में बिकता हो, लेकिन भारत में गुटखा कंपनियों का मार्केट साइज साल 2020 में ही 40,000 करोड़ को पार कर गया था और इस सेक्टर में 10% सालाना की बढ़त का अनुमान है। ये एक ऐसी चीज़ है जो लोग खाना शुरू करते हैं तो लत और शौक दोनों के चलते खाते रहते हैं और डिमांड की कोई कमी नहीं। अंग्रेजी में से ही कहते हैं बूमिंग बिजनेस। बिना एसेंस के गुटखे का कारोबार नहीं, इसलिए एसेंस का कारोबार भी बूमिंग बिजनेस है। और यही वजह है कि किसी इत्र कारोबारी के पास धन संसाधन या राजनीतिक पहुंच होने को सामान्य बात माना जाता है। 9 नवंबर 2021 सामान्य सा दिन था। इस दिन सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने समाजवादी परफ्यूम लॉन्च किया। मौके पर मौजूद थे सपा एमएलसी पुष्पराज जैन। उन्होंने कहा 2022 में इस परफ्यूम से नफरत खत्म हो जाएगी। पुष्पराज जैन सपा एमएलसी होने के साथ साथ इत्र कारोबारी भी हैं, कन्नौज के रहने वाले हैं। तब यूपी से बाहर इस खबर का उतना वजन नहीं था। टिप्पणी करने वाले बस इतना ही बोले कि अब इत्र क्या रंग दिखाएगा। बोतल के रंग पर भी बात हुई। मीम करने वालों ने मीम बनाए और फिर सब भूल गए कि ऐसा भी कुछ हुआ था। पर फिर कुछ ऐसा हुआ कि 1.5 महीने बाद हर कोई समाजवादी इत्र की बात करने लगा। 22 दिसंबर को डायरेक्टर जनरल ऑफ जीएसटी इंटेलिजेंस यानी डीजीजीआई की टीम ने कानपुर में एक छापा मारा। डीजीजीआई का काम क्या है? जीएसटी की चोरी या फर्जीवाड़े को पकड़ना। छापा पड़ा कन्नौज के इत्र कारोबारी पीयूष जैन के कानपुर वाले ठिकाने पर। उनके घर से जब नोटों के बंडल सामने आए तो डीजीजीआई के अधिकारी सन्न रह गए। अमूमन जीएसटी के मामलों में जब रेड पड़ती तब ये सामने आता है कि जीएसटी की चोरी के लिए कैसा इंतजाम किया गया। कभी फर्जी बिल, कभी गलत इनवॉइस या फिर कंपनी के लेन देन में हेराफेरी। डीजीजीआई के अधिकारी जीएसटी में हुए हेरफेर की गणना करते हैं। सारी औपचारिकताएं पूरी होने के बाद आरोपी को बताते हैं कि आपको इतना जीएसटी और पेनल्टी भरनी होगी। अहमदाबाद डीजीजीआई की टीम, उसे जब ये जानकारी मिली कि कानपुर में एक ट्रांसपोर्ट बिजनेसमैन बिना ई-वे बिल जनरेट किए फर्जी रसीद बनाकर टैक्स चोरी करता है, तो उनके कान खड़े हुए। उन्हें लगा कि जांच करेंगे, रेड करेंगे, यही सामान्य प्रक्रिया रहेगी जो मैंने आपको बताई। नियम क्या है? क्यों रेड करनी पड़ी? क्योंकि सामान को एक जगह से दूसरी जगह ले जाते हुए ई-वे बिल साथ रखा जाना चाहिए। इससे पता चलता है माल किसका है, कहाँ जा रहा है और इस पर जीएसटी चुकाया गया कि नहीं। लेकिन डीजीजीआई अहमदाबाद के हाथ एक ऐसा ट्रक लगा जिसमें जा रहे माल का बिल फर्जी कंपनियों के नाम पर बनाया गया था। सभी बिल 50,000 से कम के थे ताकि ई-वे बिल न बनाना पड़े। इसके बाद डीजीजीआई की टीम ने ट्रांसपोर्टर के घर छापा मारा, घर और दफ्तर दोनों पर। यहाँ पर डीजीजीआई को करीब 200 फर्जी बिल मिले। 200 फर्जी बिल के बाद डीजीजीआई ने मालूम किया कि इस धंधे के तार कहाँ जुड़े हैं और यही तार पहुंचे पीयूष जैन के घर। लेकिन डीजीजीआई को पीयूष जैन के यहाँ से फर्जी बिल नहीं, नोटों के बंडल मिले। अलमारियों और संदूकों में भरे बंडल, जिनमें से कई इस तरह पैक किए गए थे कि आराम से पार्सल किए जा सके। जैसे ही छापे में हार्ड कैश मिला, डीजीजीआई ने आयकर विभाग को खबर की और आयकर विभाग के लोग भी गिनती नहीं कर पाए। तब भारतीय स्टेट बैंक से मशीनें और कर्मचारियों को ड्यूटी पर लगाने को कहा गया। नोट गिनने वाली मशीनों की संख्या 1 से शुरू होकर 18 तक पहुंच गई। छापे के दौरान एक तस्वीर सोशल मीडिया पर वायरल भी हुई और साथ में खबर चली कि समाजवादी इत्र लॉन्च करने वाले कारोबारी के यहाँ पड़ा छापा। यूपी भाजपा ने तुरंत इसे लेकर ट्वीट किया। अखिलेश और सपा पर तंज भी कसा। रैलियों में क्या कहा जा रहा है वो हम आपको सुनवा ही चुके हैं। लेकिन 25 दिसंबर की सुबह तक समाजवादी पार्टी ने मीडिया रिपोर्ट्स को गलत बता दिया और कहा
उनके वाले इत्र कारोबारी हैं पुष्पराज उर्फ पंपी जैन और छापा पड़ा है पीयूष जैन के यहाँ। इसके बाद कई जगह से सपा कनेक्शन वाली खबरें हटाई गई। लेकिन यहाँ ये समझने की जरूरत है कि छापे का सपा कनेक्शन खोजा कैसे गया। दरअसल पुष्पराज जैन की तरह पीयूष जैन भी मूलतः कन्नौज के रहने वाले हैं। दोनों का घर जैन गली में है। दोनों एक ही तरह का कारोबार करते हैं, इत्र का। सुनिए तब पंपी जैन ने क्या कहा। पीयूष जैन से हमारा कोई लेना देना नहीं है। जैन उनके नाम के आगे लगा, जैन हमारे नाम के आगे लगा। तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ये मनगढ़ंत बात को आगे बढ़ा दिया। पीयूष जैन का ना समाजवादी पार्टी से लेना देना है, ना पंपी जैन से लेना देना है। हमारी मुलाकात नहीं होती है। लोग कानपुर रहते हैं। अब जैसे हम कन्नौज में तो 50,000 लोगों से मुलाकात होती है। कभी सड़क पे मिल गए तो हलो हाय हो जाती, बस इतना। बाकी कोई लेना देना नहीं। वो कानपुर रहते हैं, हम कन्नौज में रहते हैं और पॉलिटिकली भी हम व्यस्त रहते हैं, बिजनेस से भी व्यस्त रहते हैं। तो कोई मिलना जुलना होता नहीं। सालों हो जाते मुलाकात नहीं होती, हलो हाय भी नहीं हो पाती। लेकिन भाजपा की तरफ से जो बाण छोड़ दिया गया उसे वापस नहीं लिया गया। अखिलेश यादव ने तब ये कहकर सबको चौंका दिया कि चुनाव से पहले केंद्रीय एजेंसी हमारे एमएलसी पर छापा मारना चाहती थी, लेकिन गली और नाम की गफलत में छापा भाजपा के करीबी कारोबारी पर पड़ गया। तो इस तरह पीयूष जैन का मामला सपा और भाजपा के बीच फुटबॉल हो गया। इधर ये खेल चल रहा था, उधर डीजीजीआई और आयकर विभाग की कार्रवाई लंबी खिंचती गई। आयकर विभाग ने जिस अलमारी का ताला तोड़ा उसे अंदर से नोट मिले। 25 दिसंबर को कानपुर के बाद डीजीजीआई और इनकम टैक्स की टीमें पीयूष के पुश्तैनी घर कन्नौज पहुंची। वहां भी कानपुर वाली कहानी दोहराई गई। नोटों की गड्डियां, फिर नोट गिनने वाली मशीनें, जमीन के नीचे बनी खुफिया अलमारियों से भी कैश निकला। दोनों ठिकानों पर छापेमारी के बाद कुल 197 करोड़ 49 लाख रुपए मात्र का कैश बरामद हुआ। भाई साहब इतना अच्छा लग रहा है ये संख्या बोल के, मतलब कितना सारा कैश। इस कैश के साथ साथ मात्र 23 किलोग्राम सोना भी बरामद हुआ। करोड़ों अरबों की इस बरामदगी के बाद डीजीजीआई की टीम ने पीयूष जैन से 50 घंटे पूछताछ की। इसके बाद 26 दिसंबर को रविवार का दिन आया जब पीयूष जैन को गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तारी के बाद कानपुर के काकादेव थाने से पीयूष जैन का वीडियो आया जिसमें वो फर्श पर सोते दिखाई दे रहे थे। इसके बाद पीयूष की पेशी कानपुर के महानगर मजिस्ट्रेट की कोर्ट में हुई और 14 दिन की न्यायिक हिरासत मिली। ये तस्वीरें दर्शकों को काफी कंफ्यूज कर रही थी। एक तरफ उनके पास से मिला कुबेर का खजाना, दूसरी तरफ थाने के फर्श पर सोते पीयूष। और तब कन्नौज और कानपुर वालों ने बताया, सादगी तो भाई साहब के चरित्र का अभिन्न अंग है। कारोबारी हैं पर स्कूटर से चलते थे, वैसा स्कूटर जो आजकल आपको सड़कों पर कम ही देखने को मिलता है। घर में 10 साल से पुरानी 2 गाड़ियां हैं। एक गाड़ी का तो इंश्योरेंस भी खत्म हो चुका है। मीडिया रपटों की माने तो घर में कोई नौकर भी नहीं। रखवाली के लिए 1-2 चौकीदार जरूर जो साल 1.5 साल में बदल दिए जाते थे। पर सादगी से रहना, दिखना, इसका मतलब ये नहीं कि पीयूष जैन कोई छोटे मोटे कारोबारी हैं। इत्र बनाने और खाने पीने में प्रयोग होने वाले एसेंस को बनाने की कला उन्हें विरासत में मिली। उनके पिता महेश चंद्र जैन पेशे से केमिस्ट। पिछले 15 साल में पीयूष के कारोबार ने दिन दूनी रात चौगनी तरक्की की। कानपुर कन्नौज से शुरू हुआ कारोबार मुंबई और गुजरात के रास्ते विदेश तक पहुंचा। फिलहाल एजेंसियां इस बात का पता लगा रही कि पीयूष जैन के पास कितना पैसा है, कितनी संपत्ति है। इस मामले में सवाल तब और बढ़ गए जब यह खबर आई कि उन्होंने पेनल्टी समेत 52 करोड़ रुपए का टैक्स चुकाने की बात कही है और बाकी पैसा वापस मांगा है। पीयूष जैन को भाजपा का करीबी साबित करने पर आमदा लोगों ने यह भी कहना शुरू कर दिया इसके बाद कि डीजीजीआई ने पीयूष जैन के यहां से बरामद पैसे को टर्नओवर मान लिया और अब इसी हिसाब से कार्रवाई होगी। लेकिन आज डीजीजीआई ने साफ कर दिया कि ऐसा कोई फैसला अभी नहीं हुआ है। आपने एक चीज पे गौर किया होगा, एक शब्द आ रहा है टर्नओवर। इस बात का यानी टर्नओवर का वजन यूं समझिए कि पीयूष जैन पर कार्रवाई किस तरह से होगी ये टर्नओवर से तय होगा। और ये समझने के लिए कि ये पूरा झोल झपाटा क्या है, मामला क्या है, तकनीकी शब्दावली क्या है, हमने आयकर विभाग में पदस्थ अधिकारियों से बात की। हम उनकी पहचान जाहिर नहीं कर सकते। अधिकारियों ने बताया अगर इस पैसे को जैन की कंपनी का टर्नओवर मान लिया जाए तो पीयूष जैन पर कुछ रहम हो जाएगा। उन्हें सिर्फ बकाया जीएसटी देना होगा, साथ में पेनल्टी। इसके बाद वो ये कह पाएंगे कि वो अगले साल इस पैसे को अपने रिटर्न में दिखाने ही वाले थे और तब जो टैक्स बनता वो देते। लेकिन अगर इस पूरे पैसे को आयकर विभाग अनडिस्क्लोज्ड इनकम मान लेता है तो आयकर विभाग का मीटर तेज चलेगा। जैन को कम से कम 30% टैक्स और उसके बाद पेनल्टी देनी होगी और ये रकम चली जाएगी 50% के करीब। इसके बाद अगर काले धन की धाराएं लग गई तो पेनल्टी 50% से भी ज्यादा, जेल भी हो सकती है।
रही बात सोने की, तो वो विदेश से आया लगता है। अगर पीयूष जैन इस सोने के बिल नहीं दिखा पाए तो फिर कस्टम विभाग का डायरेक्टरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस इसे स्मगलिंग का केस मानेगा। सोने और विदेशी प्रॉपर्टी के केस में पीयूष जैन को बेगुनाही साबित करने में बहुत कोशिश करनी होगी। इसीलिए वो डैमेज कंट्रोल के लिए टर्नओवर वाली दिशा में जाना चाहते हैं ताकि हार्ड कैश बचा सके। अब एक बात बताइए, किसी की कंपनी का मान लीजिए इतना टर्नओवर हो भी तो वो क्या सारा का सारा पैसा कैश की शक्ल में धरते हैं, और वो भी दुका दुका के, छिपा छिपा के। टर्नओवर है तो फिर सीना जोरी के साथ सामने प्रस्तुत होइए। तो ये तर्क कमज़ोर लगता है हमको। अब ऐसा लगता है एक नागरिक के तौर पर कि एजेंसियों को हौंक के कार्रवाई करनी चाहिए ताकि बाकी जो कारोबारी हैं टैक्स बचाने वाले वो भी सतर्क हो जाएं, पैसा दें टैक्स का पूरा, क्योंकि ये हमारा, आपका, हमारे देश का पैसा है। हम लोग तो एक जरा सा बिल इधर उधर करने में कितना भड़बड़ाते हैं। एक सवाल और है, बात ये कि पीयूष भाजपाई है या सपाई। अब तक पीयूष जैन का संबंध किसी भी पार्टी से जुड़ा नहीं पाया गया। डीजीजीआई जिस तरह पीयूष के यहाँ पहुंची उससे प्रथम दृष्टया ये लगता भी नहीं कि उन पर सपाई होने के चलते छापा पड़ा होगा, और भाजपाई होने का तो सवाल भी नहीं। इसी तर्क से अब पूरी नजरें इस बात पर हैं कि पीयूष पर कार्रवाई कितनी सख्त होगी, और इसके बाद ही राजनीतिक तुक्केबाजी की गुंजाइश पैदा होगी। फिलहाल के लिए ये कि वो दिखने में लो प्रोफाइल कारोबारी हैं, लेकिन अभी उनका प्रोफाइल पूरा बाहर आया नहीं है। पैसा बाहर आया है और उसे देख के कतई लो प्रोफाइल नहीं लगता। आपकी इस मामले में क्या राय है? क्या आपको लगता है कि इसमें कुछ राजनीतिक रस्साकशी की गुंजाइश है? ज़रूर बताइएगा। पूछा हमने ये सवाल कू पर भी था कि आप टैक्स चोरी पकड़ने में मोदी सरकार के प्रदर्शन से खुश हैं क्या? हाँ में जवाब देने वाले 85%, नहीं वाले 15%। अगर आप भी कू पर हमारे पोल का हिस्सा बनना चाहते हैं तो सोशल मीडिया पर जाइए, ऐप डाउनलोड करिए इसका, कू का, और ललन टॉप को फॉलो करिए। वहाँ पर आप हमारे शो के बारे में अपनी राय भी दे सकते हैं #LT शो ऑन कू के साथ, उसे भी शो में शामिल करने की कोशिश की जाएगी। आज का ललन टॉप शो यहीं पे ख़त्म होता है। आज तारीख है 30 दिसंबर, कल 31 है, पर कल हमने ले ली है छुट्टी, तो हम आपको 24 घंटे पहले ही हैप्पी न्यू ईयर बोल दे रहे हैं। कई लोग ऐसे होंगे जो 1 जनवरी को हैप्पी न्यू ईयर नहीं मानते होंगे, वर्ष प्रतिपदा का इंतज़ार करते होंगे, उनको तब शुभकामनाएं दे देंगे। लेकिन बाकी ज़्यादातर दुनिया, हमारे देश के सरकारी संस्थान, ज़्यादातर लोग 1 जनवरी से ही नए साल की गिनती मानते हैं। तो उन सब लोगों को नए साल की खूब खूब शुभकामनाएं। स्वस्थ रहें, सानंद रहें, सार्थक जीवन जीने की कोशिश करें। ललन टॉप पर प्यार और आलोचना दोनों बरसाते रहें। शुभ रात्रि।